नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की, सबसे बड़े चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की। यह जश्न भी होता है, मेला भी है लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का। और इसमें हर 5 साल आपको याद दिलाया जाता है कि दरअसल आप जनता जनार्दन हैं, आप भगवान हैं, आप अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। प्रजातंत्र के मायने ही ये हैं, वो आपके लिए है और आपके द्वारा चुनी जाती है। और ये लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब चुनाव की ये प्रक्रिया, हार जीत किसी की भी हो सकती है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया, द प्रोसेस हैज टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, सलूक होना चाहिए, कायदे कानून सब पर बराबर लागू होने चाहिए। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद फिजा बदली है, मुद्दे भी बदले हैं, आरोप प्रत्यारोप और तीखे हुए हैं, तलखी बढ़ी है और हिंदू मुसलमान हो रहा है जमकर। और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हमारे चुनाव आयोग की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आदर्श आचार संहिता वो लागू है, तो पूरे चुनाव का जिम्मा यह स्वतंत्र बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी। संविधान ने वो अख्तियार, वो हक, वो ताकत दी है चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाए। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? यह अपने आप में उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार हमलावर है, आक्षेप भी लगा रहा है, आरोप भी लगा रहा है, चुनाव आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। और सिलसिला कहां से शुरू हुआ? सिलसिला दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों से शुरू हुआ है। 21 अप्रैल को, आज से 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और वहां पर उन्होंने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये कहां तक जाएंगे अंदाजा लगाइए। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हालांकि कल इसमें हिंदू मुसलमान साफ होता दिखा, कल थोड़ा कोर्स करेक्शन भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में थे और उन्होंने कहा समाजवादी और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, दोनों दलों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है। फिर वो वापस राजस्थान में भी थे, टोंक सवाई माधोपुर। वहां प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताना, घुसपैठियों, वो मुसलमानों के लिए शब्द इस्तेमाल किया। सारा सामान आपका दे देंगे, आपसे माल खींचकर, आपकी संपत्ति लेकर वो मुसलमानों को दे दी जाएंगी। अब कल मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको दिखाया था, उसमें आर्थिक असमानता दूर करने की बात है, लेकिन आपका पैसा छीनकर किसी और को देने की बात तो कहीं भी नहीं है, या कहीं कोई मुसलमानों के लिए अलग से जिक्र नहीं किया गया। अब चुनाव में ताल ठोकी जाती है,
इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह तो हेट स्पीच का मामला है, संज्ञान लेना चाहिए। 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने। 2000 लोगों ने बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है, बल्कि 20,000, 2000 नहीं, 2 अलग अलग चिट्ठी लिखी हैं चुनाव आयोग को कि प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा के भाषण का संज्ञान लिया जाना चाहिए। शरद पवार कह रहे हैं, इंडिया का हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री मोदी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो फरूक अब्दुल्ला ने भी वही बात कही। रूस ने भी एंट्री कर ली है, व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं। हमें डर इस बात का है कि संविधान खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जय, अपने अपने मुद्दों की जय, और भय, संवाद, विमर्श, राजनीतिक विमर्श उस ओर जाता दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बना लिया है, पार्टी को विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ाना मुश्किल हो रहा है। तो अपनी अपनी यहां पर बात है। लेकिन अब मैं यहां पर एक दो बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, जिसके तहत चुनाव करवाए जाते हैं, उसमें 3 जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उन पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। सेक्शन 8, सेक्शन धारा 8 जो है, वो किसी भी तरह की गैर कानूनी इस्तेमाल, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है, यानी कि आपके बोलने का जो मौलिक अधिकार है, उसका गैर कानूनी या बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 123(3)(a) है कि विद्वेष, दुश्मनी फैलाना धर्म के आधार पर यह कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। और धारा 125 वो ये कहती है कि एनी पर्सन हु प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया based on religion, race, caste, community or language in connection with an election under RPA shall be punishable। यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर नफरत नहीं फैलाई जा सकती, और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना या दोनों। अब कार्रवाई तो करता है चुनाव आयोग। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की रणदीप सुरजेवाला ने, और गलत किया। मैं यहां पर यह भी अंडरलाइन करना चाहूंगा, किसी भी महिला के बारे में आपत्तिजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, खासकर नेता को और खासकर चुनाव के दौरान। तो 48 घंटे के लिए किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा दी गई। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने अपना एक थीम सॉन्ग जारी किया, एक गाना प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, और उसमें जय भवानी जय शिवाजी और हिंदू हा तुझा धर्मा, हिंदू धर्म की बात की गई, जय भवानी के नारे भी लगाए गए। तो चुनाव आयोग तत्काल एक्शन में आया, हरकत में आया, और हिंदू धर्म और जय भवानी अपने इस कैंपेन सॉन्ग से, इस चुनावी गीत से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। तो जहां आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल हुई, वहां पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी प्रचार करने से। धर्म का इस्तेमाल हुआ, उसे हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो यह पैमाना प्रधानमंत्री की स्पीच पर लागू क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल विपक्ष यहां पर उठा रहा है। और जब यह सवाल उठ रहे थे, एक और अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। अभी चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान हुआ है, दूसरे चरण का मतदान 88 सीटों पर
26 अप्रैल को होगा। अभी 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, लेकिन पहला सांसद चुना जा चुका है। अब आप कहेंगे यह कैसे हुआ? नतीजे तो 4 जून को आने हैं। यह ऐसे हुआ कि सूरत में निर्विरोध मुकेश दलाल, बीजेपी के उम्मीदवार, निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए हैं। और यह हुआ कैसे? यह हुआ यूं कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार था नीलेश कुंभानी, उनका पर्चा ही जो प्रस्तावक थे, उनके मेल ही हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए, डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, पर्चा ही खारिज हो गया। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, एक साथ में उम्मीदवार रखते हैं कि भाई मेरे पर्चे में कुछ दिक्कत आ जाए तो एक और उम्मीदवार होता है, उसका भी वही हाल। और 8 जो बाकी उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, कोई मैदान में बचा ही नहीं। अब खबर तो यह भी आ रही है कि नीलेश कुंभानी वो बीजेपी के खेमे में आने वाला है और प्रस्तावक के तौर पर उसने अपने घर वालों को ही रखा, डमी कैंडिडेट भी घर वाले अपने रिश्तेदारों में ही रखा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इतनी डर गई है कि वो सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है कि यह मैच फिक्सिंग हुई है। अरे भाई, आपको नहीं पता था आपका उम्मीदवार यह भी कर देगा? कैसे कैसे उम्मीदवार आप चुनते हैं। पर सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अभी 2024 में जिन जिन प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए हैं वो सभी विपक्षी खेमे के हैं। नीलेश कुंभानी ये कांग्रेस के, बरेली में भी छोटे लाल गंगवार ये बीएसपी के उम्मीदवार थे, नामांकन पत्रों में गलती। खजुराहो में मीरा दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, हस्ताक्षर नहीं, वेरीफाइड वोटर कार्ड नहीं मिला। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का एक आदमी अब उसके समर्थन में उतरी है समाजवादी पार्टी। और कोकराझार से नबा कुमार सरानिया, गण सुरक्षा पार्टी, नामांकन पत्र अवैध। वैसे नोटा भी एक ऑप्शन है, सीधा ही पता तो लगे कितने लोग आपको चाह रहे हैं और कितने नहीं चाह रहे। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो सूरत में हुआ वो चंडीगढ़ पैटर्न है। चंडीगढ़ में आपने मेयर के चुनाव में देखा था, वो मैंने कई शोज किए थे, वो कैमरे में कैसे कैद हुए थे। लोकतंत्र का वस्त्रहरण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव और संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। सूरत एक झांकी है और देश बाकी है। पर क्या विपक्ष भी यह भय दिखा रहा है, अरे भाई पर्चा ढंग से नहीं भरोगे तो निरस्त होगा, पर्चा खारिज हो जाएगा। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि सूरत पहली बार नहीं है कि कोई उम्मीदवार संसद के लिए निर्विरोध चुना गया। आजादी के बाद से आम चुनावों और उपचुनावों में 35 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बिल्कुल वजह फरमाया हरदीप पुरी ने, केंद्रीय मंत्री ने। पर वो ये बताना भूल गए कि आखिरी निर्विरोध कोई सांसद जो चुना गया था वो 1989 में था, वो भी श्रीनगर। आतंकवाद का वो दौर था, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता था। दरअसल 11 सांसद निर्विरोध चुने गए पहले लोकसभा चुनाव में, 51-52 में जो हुए थे। तब हमारा लोकतंत्र कोई परिपक्व नहीं हो पाया था, उम्मीदवारों की कमी थी, टोटा था। और 11 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए 1957 दूसरे लोकसभा चुनाव में, तीसरे 1962 में 3 और 1967 में 5, तो 30 सांसद तो 1967 तक निर्विरोध चुने गए थे। और अब ये 35 साल बाद पहली बार हो रहा है। तो सवाल ये कि चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष है? 2019 के चुनाव में भी शिकायतें की गई थी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ, और इस पर चुनाव आयोग बच गया था।
4 मामले थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, 1 गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, और 3 सदस्यीय जो चुनाव आयोग होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, अशोक लवासा ने बाकायदा ऐतराज जताया था क्लीन चिट दिए जाने पर, और जो लिखित ऐतराज था उसे सार्वजनिक करने की मांग भी की। बाद में उन्होंने चुनाव आयोग छोड़ दिया था और एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाकर ज्वाइन कर लिया था, मनीला में, फिलीपींस में। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, जय और भय की लड़ाई चुनाव आयोग को नजर नहीं आई और इलेक्शन मुद्दों से भटका, चुनाव आयोग क्यों खटका? राजनीतिक दलों की निगाह में, विपक्ष की, और चुनाव आयोग को यह बात क्यों नहीं खटकी? ये खटके भी 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है। चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सीधा सवाल इनसे करूंगा, ये सीधी बात करते हैं, टेढ़ी बात भी करते हैं, प्रभु चावला 70 के दशक से चुनावों को ट्रैक कर रहे हैं। उसी विंटेज की एक और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय की मोहताज नहीं, नीरजा चौधरी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके ओपी रावत साहब, ओम प्रकाश रावत, बेहद खास मेहमान, वो भी चर्चा में शामिल हो गए। तो रावत साहब, सवाल बड़ा सीधा है। आम आदमी के सामने जो बातें आ रही हैं, ये चुनाव भटकता दिखाई दे रहा है मुद्दों से, और तलखी, धर्म, ध्रुवीकरण, इनका पुट लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे रहे हैं और चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा। यह निराधार आरोप है, राजनीतिक आरोप है, या आरोपों में दम है? देखिए संदीप जी, अगर विपक्ष अपनी शिकायत पूरे एविडेंस के साथ चुनाव आयोग के सामने रखता है तो चुनाव आयोग डेफिनेटली संज्ञान लेगा। दूसरे क्या है कि ये पनिशेबल भी है आरपी एक्ट में, जैसा आपने खुद बताया। अगर वो कन्विंस हैं तो उनको सीधे एफआईआर भी लॉन्च कर देनी चाहिए, ताकि अगर वो जीत भी जाएं तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर उन्हें इतना भरोसा है। लेकिन जो मुद्दे सामने आए हैं मीडिया के जरिए, मैं उसके बारे में देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा बॉर्डर लाइन केस है, जिसमें मैनिफेस्टो या अपोजिशन पार्टी के द्वारा क्या किया गया है उसके बारे में, उनके नेताओं ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं उनके बारे में रेफरेंस देते हुए इन चीज़ों को कहा गया है। तो वो चीज़ पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटीग्रल पार्ट के रूप में आती है, वो किसी भी तरह से हेट स्पीच में नहीं आती। तो चुनाव आयोग जिस तरह से भी इस पर कार्रवाई करेगा वो एविडेंस के आधार पर करेगा। अगर एविडेंस पर्याप्त होगी तो डेफिनेटली वो हेट स्पीच मान के इस पर एक्शन लेंगे। रावत साहब, ये आजकल एक शगल नहीं हो गया है कि भाई विपक्ष के पास अगर कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करे या एफआईआर दर्ज करा दे, ईडी के सामने सबूत पेश कर दे? संस्थाएं किस लिए होती हैं? चुनाव आयोग तो वॉचडॉग है ना। जिम्मेदारी पूरे चुनाव को चलाने की, निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने की चुनाव आयोग की होती है। वो किस बात का इंतजार कर रहा है? सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। ये स्पीचेस ऐसी तो है नहीं कि कहीं और से उठा ली गई, ये तो पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। इसीलिए उन्होंने उस पूरी स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। आज के अखबारों ने यह बताया है कि पूरी स्पीच को देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सबके साथ आपको पता लगेगा कि इनका रिलेशन सिर्फ हेट स्पीच वाला है या इनका रिलेशन अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जब उनकी सरकार थी तो उनके द्वारा किए गए कामों से है। तो उनको तो आप आलोचना कर ही सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, पर जो चीजें घोषणा पत्र में हो ही ना कि भाई सोना ले लिया जाएगा, मंगलसूत्र आपका बचेगा नहीं, चांदी आदिवासियों का ले लिया जाएगा, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, ये शब्द तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ, जो भी फॉल्सहुड अगर प्रूव होता है तो वो आरपी एक्ट में भी कवर होता है, उसमें एक्शन हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन भी जब ट्रांसक्रिप्ट देखेगा तो वो भी उस पर संज्ञान ले सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं।
अब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है, उनका चुनावी गीत, कैंपेन सॉन्ग जो था, उसमें जय भवानी जय शिवाजी और हिंदू धर्म का जिक्र, वो तो संज्ञान में फटाफट आ गया चुनाव आयोग के, और उनको हटाने के निर्देश तत्काल जारी कर दिए गए। क्योंकि वो उनको पूरा सॉन्ग मिला, शिकायत के साथ उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उन्होंने माना कि ये धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला गाना है, इसलिए इसको उन्हें हटाना पड़ेगा, और उन्होंने वो निर्णय ले लिया। नहीं, उसी पर तो एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आएगा ना, मैं एक पत्रकार हूं, मेरे दिमाग में भी ये सवाल कौनता है कि उधर तो सबूत बहुत जल्दी मिल गए और फैसला भी ले लिया गया, दूसरी जगह फैसला लेने में थोड़ा विलंब किया जाता है, या पूरे सबूत आएंगे अभी हम इंतजार कर रहे हैं, और उस पर कोई टाइमलाइन तो होती नहीं। आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उस चीज को लेकर कितनी भी देर तक टाल मटोल की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल टाल मटोल नहीं करता है, और उनके पास हर चीज़ का डेट एंड टाइम स्टैंपिंग होता है, और वो पब्लिक डोमेन में भी रहता है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं उस डिसीजन को, पूरे चीज़ को। तो जो पार्टियां कर रही हैं वो अपने मंतव्य को साबित करने के लिए जिस तरह का उसमें इनबिल्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देती हैं कि एविडेंस कम ज़्यादा देर वो सब का कर देती हैं, उसका ठीकरा जो है चुनाव आयोग पे फोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। चुनाव आयोग पूरी मशक्कत के साथ अपना काम करने की कोशिश करता है, कर रहा है और करेगा भी। नहीं, हमने देखा ना 2019 में भी कुछ शिकायतें गई थी, और उस पर चुनाव आयोग के अंदर भी जो मतभेद आए, अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, क्योंकि लिखित ऐतराज उन्होंने दर्ज किया था। क्लीन चिट जब दी गई 4 मामलों में प्रधानमंत्री मोदी को, 1 मामले में गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए, उसमें भी थोड़ा सा फैक्ट्स जो हैं, एक इसी तरह के पैनल डिस्कशन में अशोक लवासा जी मेरे साथ थे, तो उन्होंने खुद उसमें कहा कि ये 2019 के चुनाव की बात थी जिसमें ये डिसेंट था, और वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार उसको डील किया गया था, और मैंने जो है अगस्त 2020 में इस्तीफा दिया, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा बाद है, और उस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरने पर जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया तब मैंने छोड़ा। तो उन्होंने खुद ये बताया, तो जो क्लियर करता है कि जिस तरह से उस स्टोरी को बनाया गया मीडिया में, उस तरह के तथ्य थे नहीं। तो ये मतलब विपक्ष जो आरोप लगाता है, क्या ये भी राजनीतिक आरोप है कि विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने में 2 सेकंड नहीं लगाता चुनाव आयोग? सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगते हैं उनकी समीक्षा करने में काफी वक्त लगता है। ये परसेप्शन हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपना परसेप्शन जिस तरह से रखना चाहते हैं वो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो परसेप्शन इस तरह से बिल्ड हो सकता है। और दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे आज सुबह की कोई घटना है तो वो शाम तक होते होते ऐसे लगता है कि हफ्तों पहले हुई है। जबकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया ये है कि जब उनके पास प्राइमा फेसाई केस के साथ एविडेंस आ जाता है तो वो उसको मीटिंग में विचार करते हैं और फिर शो कॉज नोटिस देते हैं, और उसके बाद टाइम देते हैं कि आप 24 घंटे में या 20 घंटे में आप इसका जवाब दीजिए और अपना एविडेंस दीजिए। फिर वो विचार करते हैं और तब निर्णय लेते हैं। तो उसमें तो उनको 40-45 घंटे लग जाते हैं। तो इससे कंपेरेटिवली ये लगने लगता है कि साहब उनको तो बहुत टाइम मिला लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन पब्लिक के इंप्रेशन ऐसा हो गया कि साहब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी तक नहीं। ये आपका फेयर पॉइंट है, खबरों का फ्लो इतना तेजी से होने लगा है और उस पर फैसला लेने में ऐसा लगता है कि बहुत वक्त हो गया, क्योंकि खबरों की अपनी रफ्तार है। पर डॉक्टर मोहम्मद अमीन, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, देखिए चुनाव आयोग का डंका पूरी दुनिया में बजता है, इट्स नॉट अ जोक, और दुनिया मानती है 97 करोड़ मतदाता हैं। उस प्रक्रिया का संचालन करना ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने से भी बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। पर क्या चुनाव आयोग, एक इकबाल होता है किसी भी संस्था का, इकबाल सवालों के घेरे में आ रहा है क्या, या कोरी राजनीति है? देखिए सवाल इस बात का है कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग को हर आदमी जो है सराहता है इंटरनेशनल स्तर पे, और बहुत देशों के हमारे चुनाव आयुक्त और उनका स्टाफ यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आता है, हमारे यहाँ सीखने आता है किस तरह हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में।
अभी जो बात चल रही थी आपकी कि अभी क्या होता है कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनका हमेशा ये होता है कोई एक्सीडेंट हुआ उनका 200 आदमी मर गए, लेकिन वही दूरदर्शन है जो सरकारी दूरदर्शन है वो क्या पहले फैक्ट पे जाता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है, वहाँ से रिपोर्ट लेता है, उसके बाद नहीं आप इसका बहुत सरलीकरण कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि हम हवा में ही कोई खबर बता देते हैं। हमारे पास वो दूरदर्शन अभी भी बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रहा है, हम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल नहीं जहां पर बात होगी वहां मैं ऐतराज दर्ज करूंगा। संदीप, हाँ सुनिए, अभी रावत जी बात कर रहे थे तो फैक्ट यही है कि कोई इंसिडेंट अगर होता है, कोई रिपोर्ट होता है तो उसमें हमारे जो सीईओ होते हैं उसी स्टेट के, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो होते हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वर्स होते हैं, इन सबसे रिपोर्ट मंगा के लीगली तौर पे, क्योंकि कल को ये कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी करने के बाद उसमें समय लग जाता है। जो रावत साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं भी डायरेक्टर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन में, तो सीधी सी बात है, इसमें विपक्ष के साथ खिलाफ तुरंत कार्रवाई, सत्ता पक्ष में पूरा सोच समझकर, संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखे जाते हैं क्या? यह विपक्ष का आरोप है। नहीं, विपक्ष संदीप जी, विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, वो अपनी स्थिति देख रहा है कि उसका क्या होना है, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। ये तो 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनी, क्या हुआ और कितनी लोगों के एमपीज जीते। नहीं, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो होनी चाहिए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना इसी की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना। नहीं, यही उद्धव ठाकरे के फादर की बात मैं कर रहा हूं कि परेल में चुनाव हो रहे थे असेंबली, तो उसमें इनके फादर को, मैं बड़े ठाकरे साहब को, मिस्टर गिल थे चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने इनको वोटिंग अधिकार से छीन लिया था, यानी बिल्कुल छीना था, छीन गया था 6 साल के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। जी, ये रिकॉर्ड में है, ये हाँ 6 साल के लिए, तो ये तो 90 के दशक का चुनाव आयोग और 2024 के चुनाव आयोग में भी कोई फर्क आ गया है क्या? मोहम्मद अमीन साहब, सवाल तो यही है, आपने बिल्कुल सही मुद्दा छेड़ा। कोई देखिए सवाल इस बात का नहीं कि चुनाव आयोग किसी का फेवर करता है, चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता है। देखिए अभी आप घोष को दिया गया बंगाल में, यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता को दिया गया, उसके बाद सुरजेवाला को दिया गया, ऐसा नहीं है। और केंद्र की राज्य मंत्री जो कर्नाटक से हैं उनको भी वहां पे नोटिस नहीं, मैच फिक्सिंग के भी आरोप लग रहे हैं। एक मिनट अमीन साहब, ये नीलेश कुंभानी, मतलब एक मिनट जी थोड़ा, ये सूरत में हाँ नीलेश कुंभानी, चलिए जी, प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं मिले, डुप्लिसिटी हो गई, जो डमी कैंडिडेट था उसके भी पर्चे खारिज हो गए, बाकी 8 उम्मीदवार भी नामांकन वापस ले लेते हैं। नोटा का ऑप्शन तो था ना अभी, वो सर्टिफिकेट देने की इतनी जल्दबाजी क्यों कि भाई निर्विरोध चुन लिया गया? और 89 के बाद पहली बार हुआ है। सुनिए, सुन लीजिए जी, ऐसा है कि वो चूंकि गुजरात का केस है और सूरत का है, इसलिए हर आदमी की निगाहें, और प्राइम मिनिस्टर भी गुजरात से, होम मिनिस्टर भी गुजरात से हैं, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन हमारे निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नियमों के अंतर्गत कार्य किया है। नियमों के अंतर्गत 2 और 25, इसके तहत उन्होंने पब्लिकली सबके सामने, मीडिया के सामने एड्रेस करते हुए उनको सर्टिफिकेट दिया और बताया कि घोषित किए गए। रीज़न क्या है? बासपा का उम्मीदवार था, वो रुक सकता था, उनका डमी कैंडिडेट था, वो भी नहीं मिला, और 7 जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे उन्होंने भी नाम वापस ले लिए। अब जहाँ तक सवाल है कि अब इलेक्शन कमीशन एक कैंडिडेट का चुनाव का वो फॉर्म तो नहीं भरवाएगा, उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ चेक करना और उसको देखना। सतर्कता से देखा गया, अगर उसका नाम नॉमिनेशन में प्रस्तावक नहीं आए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होना था, नियमों के अंतर्गत हुआ है। 2/25 थोड़ा सा पर अजीब नहीं लगता? नामांकन निरस्त हो जाते हैं एक उम्मीदवार के, बाकी 8 उम्मीदवार मैदान छोड़ देते हैं। चैलेंज हो सकता है, इसकी तस्दीक, इसकी जांच पड़ताल, तफ्तीश सब कर ली थी। मानिए, हाँ सुनिए, अभी ऑप्शन खुला हुआ है, इस केस के अगेंस्ट लोग कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं वो नियमों के अंतर्गत उन्होंने फैसला दिया है। चलिए, नियमों के अंतर्गत ही काम हो रहा है। 2 वरिष्ठ अधिकारी चुनाव आयोग के, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक जॉइंट डायरेक्टर, प्रभु चावला, ये जय और भय में और ये मुद्दे थोड़े भटक रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल अटक भी रहे हैं, ये सवाल जायज हैं या कोरी राजनीति हो रही है?
राजनीति तो होती है। इलेक्शन कमीशन जब कांग्रेस के ज़माने में था तब बीजेपी वाले यही चार्ज लगाते थे जो आजकल के ऑपोजिशन के लोग लगा रहे हैं। इन दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के रावत साहब हैं, वो भी लोग हैं, तो डिफेंड करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिफेंड तो हर आदमी करता है रिटायर होने के बाद। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करेंगे। मैं उनकी बहुत ही उसके हिसाब से उनको इनकरेज भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ, करना चाहिए। परंतु सवाल ये कि इतना परसेप्शन की बात जब आपने कही, किसी ने कहा परसेप्शन की बात है। अब टीएन शेषन भी थे, उनसे मेरा बहुत झगड़ा होता है केस के अंदर, जो बन गए थे इलेक्शन करने के बाद। अभी तक दूरदर्शन का नाम लिया उन्होंने, तो मेरा इंटरव्यू छपा हुआ है। दूरदर्शन जब आज एक कार्टून छपा किसी जगह सोशल मीडिया के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ढूंढा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी उनकी कहाँ गई। एक कार्टून किसी छोटे अखबार में छपा है कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो छोटे नीचे लोग हैं, रीढ़ की हड्डी कहाँ गई। तो ये एक कहना कि हम देर से कर रहे हैं, आप एक्शन लेने में बहुत तुरंत। अब एक्शन भी क्या लेते हैं, आप 48 घंटे के लिए बैन कर दिए गए स्पीच से, आपको 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया। मतलब कोई बड़ा एक्शन ईसी के पावर में है कि नहीं, मैं लीगली जानता नहीं हूँ। कोई सिंबॉलिक एक्शन देने की, ठीक है, सुरजेवाला वैसे भी कितने भाषण देते हैं, अगर 48 घंटे का बैन लगा दिया उसके ऊपर क्या असर होगा, या आपने किसी और को भी लगा दिया तो क्या बैन होगा। अब तो ये जो ईसी की पावर हैं जो सेलेक्टिवली यूज़ होती हैं, उसका क्वांटम क्या होगा कि पनिशमेंट का असर होना चाहिए। अगर किसी ने गलत भाषण किया, आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुरजेवाला ने गलत बात की थी या बीजेपी के किसी नेता ने गलत बात की थी, तो ऐसा दोबारा नहीं करे। इस तरह की पनिशमेंट आज तक इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। और शेषन साहब तो खुद जाके खड़े हो जाते थे वहां पर इलेक्शन के नीचे जाकर के, पोस्टर फड़वाते थे लोग जाकर। नहीं, अब इसमें ग्रे एरियाज की भी कि भाई वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी है जो अभी ओपी रावत साहब ने कहा। अब ये लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा, उसका पैमाना क्या होगा, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। नहीं, मैं ये संदीप दूसरी बात कर रहा हूं, इनके पास जो पावर है उसका प्रयोग सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए कि हमने एक्शन ले लिया। सेशन साहब का मुकाबला, इनके पास जो पावर है कितनी यूज की, कितने कैंडिडेट इन्होंने डिस्क्वालीफाई किए, कोई इसका जवाब है? या किसी को लड़ने से मजबूर किया या किसी का सिंबल छीन लिया। इनके पास ये कि आपने किसी पार्टी का सिंबल 6 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर फैसला करके छीन लिया, दूसरी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया। सवाल ये है कि हर पार्टी का आदमी जिस तरह से इशू को उठा रहा है, दोनों तरफ से उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त की जिस तरह के लोग अपॉइंट किए जाते हैं, मैं नहीं कहता ठीक है या गलत है, उसमें कुछ अच्छे ऑफिसर भी हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को छोड़ के चेंज करके अपॉइंटमेंट हो रही है, उससे इलेक्शन कमीशन मैंने इसीलिए प्रभु रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जिक्र किया, 123(3)(a) और 125, उसमें धर्म के इस्तेमाल पर तो सीधा रोक है। अब ये धर्म, उसको तुष्टीकरण कहो दोनों ही तरफ से, कहीं किसी को घुसपैठिए कहना, कहीं किसी को इलेक्शन। एक मिनट, जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो धर्म की, मजहब की सियासी दुकानदारी तो हो रही है ना। मैं ये पूछना चाहूंगा 2014 से लेकर के अभी तक कितने लोगों के खिलाफ इन सेक्शन के अंदर एक्शन हुआ? इलेक्शन कमीशन कोई ऑफिसर तो बताए क्या? नहीं, हमने स्टडी किया, फाइल में बंद कर दिया उसके अंदर। किसी भी पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, चाहे बीजेपी का हो, हर किस्म के भाषण उड़ रहे हैं। पर इलेक्शन कमीशन ने इन एक्शन के अंदर जो आपने गिने हैं, कितने एक्शन लिया आज तक? उसका रिजल्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा कि जिस तरह के लोग, और इसीलिए खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। अब अपने हिसाब से, अब अपने हिसाब से शतरंज कुछ बोलेंगे, राष्ट्रीय पार्टियां कुछ बोलेंगी। आजकल की भाषा का लिए जिम्मेवार केवल इलेक्शन कमीशन है और कोई नहीं है। भाई जय भवानी अगर हटाना पड़ेगा तो जय श्री राम या अल्लाह अकबर भी हटाना पड़ेगा। नहीं, कहता रहा हूँ ना मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, इन सेक्शन के अंदर कितने एक्शन लिए आपने पिछले 15-20 सालों के अंदर? जब से तुष्टि मनमोहन सिंह ने भी अगर बोला था तो एक्शन क्यों नहीं लिया उस वक्त? उससे पहले चुनाव के दौरान भी बोला होगा उन्होंने। हर चीज़ को उल्टा ले जाते हैं क्योंकि इनका काम क्या है इलेक्शन कमीशन का। और अरुण जेटली कई बार कहते हैं कि अनइलेक्टेड पीपल जो हैं करते रह जाते हैं। इलेक्शन टीएन शेषन भी अपने आप में ऑफिसर थे। मैं कही गिल साहब ने भी, हालांकि कांग्रेस के बाद में मिनिस्टर भी बने वो, परंतु उन्होंने एक्शन लिया ना, चाहे बाल ठाकरे पे किया चाहे उनके खिलाफ, तो एक्शन तो लेना होगा। यहाँ पर एक मिनट, आज तक नीरजा चौधरी ये मुद्दों से तो भटक रहा है और हिंदू मुसलमान पर, ध्रुवीकरण पर सीधा चुनाव आता दिख रहा है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है या नहीं? जी, पॉलिटिकल रेटरिक है, चुनावी रैलियों में तो ये बातें होंगी। तो
इनका संज्ञान ले लेंगे, पर इस पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का, वही हमें शायद बताए। हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्यों ध्रुवीकरण की तरफ इतने आक्रामक रवैये से प्रधानमंत्री, कोई और बीजेपी का नेता नहीं है, प्रधानमंत्री अपने आप सामने आए हैं। और अभी तक माना जा रहा था, आप नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में जाइए, मैं राजस्थान और यूपी, वेस्टर्न यूपी में गई थी, इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं था। जनता यह कह रही थी, कैंडिडेट्स ये कह रहे थे, ना इंडो पाक था जो कि 2019 में हुआ, ना हिंदू मुस्लिम था जो कि 2014 में क्लियरली था। तो नरेंद्र मोदी एक बहुत सेंट्रल मुद्दा थे। दूसरी तरफ डिसैटिस्फैक्शन भी थी, पर बहुत लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि हाँ, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसको वोट देंगे? वोट मोदी को देंगे, क्योंकि दूसरी साइड कोई और नहीं है। तो अब ये टर्न देना चुनाव को कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, ये स्पष्ट होता है। क्या इसका कारण है कि वोट परसेंटेज गिरा है? क्या इसका कारण है कि भाजपा के नेताओं को आभास हुआ है कि राम मंदिर उतना इफेक्टिव मुद्दा नहीं था जितना वो आशा कर रहे थे? और उनकी आशा होगी कि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से 2019 में थे और काम किया भाजपा के लिए, पर उसी तरह ये आरोप तो नीरजा, ये आरोप विपक्ष पे भी लगेगा। भय की राजनीति तो विपक्ष भी कर रहा है, पुतिन वाला हाल हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होंगे इस देश में, संविधान पूरा बदल दिया जाएगा। देखिए, जो संविधान का मामला है ना, जो कि संविधान से ज्यादा जो कि नारा दिया है 400 पार का, उससे कुछ तबकों में एक चिंता बनी है। मैंने लोगों से सुना, बंबई में फाइनेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों से, इसका मतलब क्या है? और ये लोग वो हैं जो कि भाजपा के समर्थक हैं, जो चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जो चाहते हैं इकोनॉमिक कंटिन्यूटी हो, जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वापस आए। लेकिन 400 पार से उनको लगता है कहाँ जा रहे हैं हम? क्या वन पार्टी की तरफ हम जा रहे हैं? तो एक चिंता है। दूसरी तरफ दलितों में, राजस्थान के दलित टोलों में देखा, उनको लगता है कि 400 पार का मतलब संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव का मतलब आरक्षण को हटा दिया जाएगा। तो मतलब मोटी तस्वीर के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों बोलते हैं। नीरजा, अब जो नीरजा कह रही हूं उसी बात को आगे बढ़ाऊं, जय और भय की जो ये राजनीति हो रही है, ये चुनाव आयोग क्यों नहीं पकड़ रहा, उनकी निगाह में क्यों नहीं आ रही? देखिए, चुनाव आयोग के जहाँ तक बात करें, टीएन सेशन से पहले चुनाव आयोग के बारे में कोई बात ही नहीं करता था इस देश में। और टीएन सेशन के बाद जो चुनाव आयोग की छवि बनी थी, एक मजबूत चुनाव आयोग की, जिसने अच्छे अच्छे नेताओं को पसीने छुड़ा दिए थे, अब पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की छवि ये बनती जा रही है कि चुनाव आयोग सेलेक्टिव फैसले लेता है, जैसे आपने तमाम उदाहरण बताए। अब रावत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत काबिल अधिकारी रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन ये धारणा बन रही है। ये धारणा, इस धारणा को ठीक करने का काम, इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही है, क्योंकि निष्पक्षता होने के साथ साथ निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगी ना, वही। अब आप जब जो है इतना लंबा चुनाव, सवाल तो वहीं से शुरू हुआ। मुझे याद है राजीव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बड़े सख्ती से कहा था हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं होगी। अब हेट स्पीच की परिभाषा क्या है? वो इतना ग्रे एरिया है कि वो कब वो हेट स्पीच हो जाती है और कब वो जो है पॉलिटिकल स्पीच हो जाती है, इसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी वो एक अधिकारी हमारे निदेशक साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम नियमों के हिसाब से काम करते हैं, नियमों के हिसाब से करते हैं। ठीक बात है, नियम के हिसाब से होना चाहिए काम, लेकिन नियम के हिसाब से काम करते करते ऐसा भी ना हो कि समय निकल जाए और नियम ही आप देखते और चुनाव में जो करना है, जो फसल काटनी है वो काट ली गई और उसके बाद बोलते रहिए। तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि अगर विपक्ष भी इस तरह का आरोप लगा रहा है और ये धारणा बना रहा है और जनता में बन रही है, तो उसको दूर करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो द बक स्टॉप्स हियर, हाँ, द बक स्टॉप्स हियर ना, जिम्मेदारी यहाँ खत्म होती है। कहाँ खत्म होती है? चुनाव आयोग पर। और चुनाव आयोग की जबरदस्त साख है, साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए और लोकतंत्र में पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव तो होने ही चाहिए, यही तो नींव है। तो चुनाव में तल्खी बढ़ती जा रही है, धर्म का इस्तेमाल भी हो रहा है, असल मुद्दे गौण हो रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी कि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो? जगत नारायण सिंह
मिर्जापुर वासी हैं, यूपी में रहते हैं, वो कह रहे हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। भाई घंटी बांधने की तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अगले 6 चरण बताएंगे चुनाव आयोग का आचरण, कसौटी पर वो कसा जाएगा। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।